गुड मॉर्निंग बच्चों। ये 11th क्लास की फिजिक्स के लिए हम जो 6 चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो आपसे पहले के जितने चैप्टर्स थे वो मान के चल सकते हैं कि वो सारे आप खुद से दोबारा रिवाइज करेंगे और उनको तैयार करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो इस चैप्टर को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब से पहले हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, तो इन सभी में जो हमारे पास बॉडी होती थी जिसको हम कंसिडर करते थे मूवमेंट में, उसको हम एक पॉइंट साइज की बॉडी मान के चलते थे। ठीक है, जो भी हमने 2 डायमेंशन मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हैं, तो उन सभी में ये कंसिडर किया जाता था कि जिस बॉडी का मोशन हो रहा है वो पॉइंट साइज है, लेकिन बॉडी अगर पॉइंट साइज ना हो उसके बाद वो कैसे कैसे मोशन कर सकती है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, रोटेशन भी आ सकता है। अगर एक पॉइंट रोटेट करता है तो उसको हम नहीं बता सकते कि कोई पॉइंट रोटेट करो। कोई पॉइंट रोटेट करने के बाद उसमें कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी कि जिससे हमें पता लग जाए, पॉइंट ही दिखेगा फिर भी। लेकिन अगर हमारे पास कोई लार्ज बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो ये पेन कई तरीके से मोशन कर सकता है। अगर ये किसी एक पॉइंट से दूसरी जगह पे आ रहा है तो ये सीधे ऐसे भी आ सकता है और ये घूमते हुए भी आ सकता है। तो जब एक हमारे पास लार्ज बॉडी होती है जिसमें हमारे पास ज़्यादा पार्टिकल्स हो, ज़्यादा पॉइंट्स हो, तो ऐसी बॉडीज से हम या ऐसे सिस्टम जो हमारे पास बनते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मेनली क्योंकि ट्रांसलेशन या फिर हम कहें कि स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज़ चलेगी बिना रोटेट हुए, तो एक तरीके से हम वो चीज़ पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अभी हम जो मेनली स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे रोटेशनल मोशन को। लेकिन ये सारी बातें समझने से पहले, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को समझने से पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक रिजिड बॉडी क्या होती है। तो डेफिनेशन के हिसाब से एक रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसकी हमारे पास एक डेफिनेट शेप हो और उसके बीच में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स की दूरी कभी चेंज ना हो। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि इस तरह की कोई एल शेप की कोई बॉडी है। अभी तुम इसके कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मान लो ये 2 पॉइंट ले ली, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर ये हमेशा फिक्स बनी रहती है, यानी कि इसके ट्रांसलेशन से, यानी इसको फेंक के मारो या इसको गोल घुमाओ, अगर ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स बनी रहती है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक रिजिड बॉडी है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मान लो कि आपने एक वायर अगर आप लोगे और वायर को अगर आप ऐसे घुमाने लग जाओगे, या फिर आप देखो कि पाइप होता है पानी का जो रबड़ जैसा होता है, उसको अगर आप घुमाने लग जाओगे तो क्या होगा कि वो बीच में से ऐसे बेंड हो जाता है। तो स्टार्टिंग में वो पाइप स्ट्रेट था मान लो, लेकिन जैसे आप उसको वेलोसिटी दोगे तो इनर्शिया के कारण ये ऊपर वाला पार्ट पीछे रह जाता है। तो हम अगर कहें कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में पहले डिस्टेंस कुछ और होगी और बाद में उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, तो ये फिक्स डिस्टेंस नहीं, क्योंकि ये क्या है, जैसे ही कोई बॉडी नॉट फिक्स, जैसे ही ये बॉडी मोशन कर रही है, हमारी जो बॉडी के अंदर कोई 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है। जबकि रिजिड बॉडी का सेम क्या है, रिजिड बॉडी में यह होना चाहिए कि कोई भी 2 पॉइंट आप कंसीडर कर लो, उनके बीच की डिस्टेंस बदलनी नहीं चाहिए। तो ये तो रिजिड बॉडी के बारे में एनसीईआरटी के अंदर इसकी डेफिनेशन है। आप एनसीईआरटी की बुक का यूज करके कॉपी के अंदर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है कि रिजिड बॉडी क्या है। इसके बाद है कि जब एक रिजिड बॉडी मोशन करती है तो वो कैसे कैसे मोशन कर सकती है। तो रिजिड बॉडी के मेनली हमारे पास 2-3 तरह के मोशन होंगे। एक होगा प्योर ट्रांसलेशन, एक होगा प्योर रोटेशन, और एक हो सकता है हमारे पास ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन। तो अब अगर हम देखें कि प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है, तो प्योर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी के सभी पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ऐसी बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है, या फिर हम कहेंगे कि ऐसी बॉडी प्योर ऐसी बॉडी प्योर ट्रांसलेशन है। एग्जांपल के लिए अगर हम कहेंगे एक स्लोप है और उस स्लोप पर से आप एक बॉक्स को, एक स्क्वायर बॉक्स को रिलीज करते हो जो कि रोल नहीं हो रहा है, खाली स्लाइड करके नीचे आ रहा है, तो इस बॉक्स पर तुम चाहे इस पॉइंट की बात करो चाहे इस पॉइंट की बात करो, दोनों ही पॉइंट सेम वेलोसिटी से, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड से और सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और यही बात बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी ट्रू रहेगी, यानी कि कोई भी आप पॉइंट ले लो, ऑल द पॉइंट्स ऑन द रिजिड बॉडी, अगर सारे पॉइंट्स रिजिड बॉडी पर एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हो
वेलोसिटी में फिर आपकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों आ जाती है। अगर एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो हम कहेंगे कि ऐसा मोशन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। वहीं दूसरी ओर अगर ये बॉक्स जैसे मैंने स्क्वायर लिया है, स्क्वायर के बजाय अगर मैं यहाँ पर ये बॉक्स एक स्फीयर की शेप में लेता तो उस समय पे क्या होता है, क्योंकि ये स्फीयर रोल करता गिरते समय, तो उस समय पर क्या है कि जो इसके डिफरेंट पॉइंट्स है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ वाला जो पॉइंट है, यहाँ वाला पॉइंट भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, क्योंकि रोलिंग के कारण अगर ये पॉइंट हम देखें तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, और यहाँ जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो अलग अलग पॉइंट इस बॉडी पर अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा है, हालांकि ये भी एक स्ट्रेट स्लोप पर ही मोशन कर रहा है, लेकिन जो इस बॉडी पर ऑल पॉइंट्स सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे होंगे। तो आप ऐसे देखते हो कि जब एक कोई व्हील सड़क के ऊपर चलता है तो सड़क के ऊपर वो स्किड होकर तो नहीं जाता। अगर ये पॉइंट इस तरफ चल रहा होता तो ये क्या होता, इस सरफेस के ऊपर फिसल के चल रहा होता, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं होती है। गाड़ी का पहिया जब सड़क पर चलता है तो वहां पर वो पहिया सड़क के ऊपर फिसलता थोड़ी नहीं है, घिस के थोड़ी नहीं चलता है सड़क के साथ, वहां पर कोई स्लिपिंग नहीं होती। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में क्या होगा, क्योंकि घूमने की वजह से ये पॉइंट पीछे भी जा रहा है और इसके आगे मोशन की वजह से आगे जा रहा है, तो इसका जो नेट रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जीरो। ये पॉइंट हमारा मूव ही नहीं कर रहा होता और ये वाला पॉइंट सबसे फास्ट मूव कर रहा होता है। तो डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इस कारण से हम कहेंगे कि ये जो एग्जांपल है हमारा, ये एग्जांपल प्योर ट्रांसलेशन का नहीं है और ये एग्जांपल प्योर ट्रांसलेशन है। उसके साथ ही अगर आप देखो एक डेमो के तौर पर, अगर मैं इस पेन को ऐसे करके ऊपर हवा में उछाल रहा हूँ इस तरीके से, तो ये क्या हो रहा है कि इसके डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो अगर इसको मैं सिंपल ऐसे छोड़ दूं तो अभी क्या है कि सारे पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर ये रोटेशन के साथ नीचे गिर रहा है तो उस समय पर क्या है कि डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो प्योर ट्रांसलेशन में हमारे पास यही है कि सारे पॉइंट अगर एक ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि ऐसा मोशन प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। वहीं पे हम बात कर रहे हैं रोटेशन की, तो इस रोटेशन में भी हमारे पास ऐसा ही होगा कि प्योर रोटेशन तब होगा जब हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे अगर हम इस बात करते हैं फैन की, कि हमारे पास फैन में क्या है कि अगर हम फैन की बात करते हैं तो फैन जब रोटेट होता है तो इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसके अराउंड सारे पॉइंट्स, जिस भी हम पॉइंट की बात करें, अगर हम कहें इस पॉइंट की बात तो ये पॉइंट भी एक सर्कल में मोशन कर रहा है और इस पॉइंट के लिए भी जो एक्सिस है जिसके अराउंड ये मूव कर रहा है वो सेम एक्सिस है, और इस पॉइंट के लिए भी वही एक्सिस है और ये भी सर्कल में मूव कर रहा है। यानी कि सभी पॉइंट अगर एक ही एक्सिस के अराउंड और सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यानी कि परफेक्ट सर्कल्स बना रहे हैं, तो ऐसा मोशन फिर क्या हो जाता है, प्योर रोटेशन हो जाता है, प्योर रोटेशन हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल है कि जो कुम्हार के पास एक पहिया होता है जिसके ऊपर वो घड़े वगैरह या फिर बाकी जितनी मिट्टी की चीजें होती हैं वो बनाता है, तो उसमें भी क्या है कि वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड उसका जो हिंदी में शायद चाक बोलते हैं वो घूमता रहता है, और उसके ऊपर वो क्या है कि जो भी उसको शेप बना रही है, ये जो भी चीज है ये सारी क्या है कि फिक्स एक्सिस के अराउंड सारे जितने भी पॉइंट हैं इस पूरी बॉडी के अंदर सारे पॉइंट सेम एक्सिस के अराउंड सर्कल्स में रोटेट हो रहे हैं। लेकिन अगर एक बात सोचो कि अगर ये पंखा ऐसे इसको कोई ऐसे हाथ मार दे और ये ऐसे झूलने लग जाए, ऐसे ही झूलने लग जाए, तो फिर ये जो पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स पहले परफेक्ट सर्कल बना रहे थे, लेकिन जब ये झूलने लग जाएगा तो ये पॉइंट्स परफेक्ट सर्कल नहीं बनाएंगे। हो सकता है ये इस तरह का सर्कल बनाने लग जाए, एक तरफ से ये ज्यादा इलॉन्गेट हो जाए और एक तरफ से कम इलॉन्गेट हो, यानी कि जब हमारा ये पॉइंट इधर जा रहा हो तो पंखा उधर झूलने के कारण ये पॉइंट ज्यादा आगे तक चला जाएगा, और जब पंखा वापस आ रहा हो उस समय भी हो सकता है कि पार्टिकल ज्यादा पीछे तक आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि जब हमारी बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो उस कारण जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स क्या बना रहे हो, सर्कल बना रहे हो।
जब ये पंखा इधर जा रहा है तो उस कारण जो पॉइंट था ये भी मान उधर जा रहा है, और जब ये पंखा वापस आया उस समय पॉइंट वापस आया, तो ये इलिप्स के जैसे बन जाएगा। पक्का नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट इलिप्स होगा, इसको खाली हम ओवल शेप बोल सकते हैं कि ओवल शेप आ जाएगी हमारे पास। तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास प्योर रोटेशन नहीं है। ऐसे ही अगर हम कहेंगे हमारे पास जो लास्ट में जो फाइनली हमारा कंक्लूजन है, फाइनली कंक्लूजन ये भी हो सकता है कि बॉडीज जो भी है वो हमारे पास एज ए कॉम्बिनेशन में भी मूव कर सकती है, यानी कि कॉम्बिनेशन भी हो सकता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। आमतौर पर अगर हम देखेंगे तो हमारी लाइफ में कॉम्बिनेशन ही होता है। अगर आप किसी पत्थर को हवा में फेंक रहे हैं तो उसमें क्या लग रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। जैसे अगर आपने हवा में कोई ऑब्जेक्ट फेंका, कोई पेन फेंका, तो शुरू में आपने फेंका, उसके अंदर हल्का फुल्का रोटेशन आ ही जाता है। तो नॉर्मली अगर आप एक पॉइंट टाइप की चीज को फेंकते हैं, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से एक इस तरह का पाथ ट्रैवल करता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर थोड़ा रोटेशन भी है तो उसके सभी पॉइंट इस पाथ से मूव नहीं कर रहे होंगे। कुछ टाइम बाद उसकी शेप, उसकी जो ओरिएंटेशन है वो अलग हो गई इस तरीके से। तो क्या है कि जो इसका सेंटर होगा केवल, और अगर मैं प्रिसाइज रूप से कहूं तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा केवल वही इस पाथ को फॉलो कर रहा है। बाकी जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो पहले ये पॉइंट इधर जा रहा था, अभी ये पॉइंट इधर जा रहा है, तो बाकी सारे पॉइंट्स इसके क्या है, उस सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि अगर इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन लग रहा है, यानी कि ये चीज हमारी ट्रांसलेट भी हो रही है, एक पाथ डेफिनेट पाथ को फॉलो भी कर रही है, और उसके अलावा ये चीज रोटेट भी हो रही है। तो मोस्टली हमारी लाइफ में इस तरह के एग्जांपल होंगे, लेकिन इस तरह के एग्जांपल को समझने के लिए पहले हमें इंडिविजुअली ट्रांसलेशन और रोटेशन हमने पढ़ी रखा है। इस चैप्टर में मेनली हम ऐसी ही चीजें पढ़े जिसमें हमारे पास क्या होगा, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन इस चीज को समझने के लिए, हम इसको इजी करने के लिए क्या है कि पूरी बॉडी पर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम बहुत सारे पार्टिकल्स को स्टडी करने के बजाय सारे पार्टिकल्स के मास को, सारे पार्टिकल्स के मास को एक सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हमारे पास कंसेप्ट आया है सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा और कैसे निकाला जाता है, इसके लिए जो क्लासेस है कल से हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी से रिजिड बॉडी, प्योर ट्रांसलेशन, रोटेशन और जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन है, इस चीज के जितने भी एनसीईआरटी से पॉइंट्स बनते हो उनको आप कॉपी में फिर नोटबुक में अपने कर लेना। ठीक है।